नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तक। बिहार चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर लगातार बात जो है वो बढ़ती जा रही है। कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की चुप्पी एक बार फिर से है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मंडल साहब हैं और भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, अपनी पार्टी भी चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा इन्होंने भी देश भर में कैंपेन चलाया है। बिहार चुनाव को लेकर ये लोग कैसे देखते हैं, आगे क्या होगा और क्या सचमुच अब भारत में ईवीएम के बिना कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईवीएम पर आरोप लगाए हैं, तो अमेरिका में आरोप लग सकते हैं। भारत में लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक कमेंट कर रहे हैं कि जिस देश में मतलब सारी गड़बड़ी हो सकती है लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो सवाल है कि क्या ईवीएम किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता है, इस पर बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। भानु प्रताप जी हैं और सूरज मंडल साहब। सूरज मंडल साहब, क्या आप लोग अब क्या रास्ता है? आप तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। चुनाव तो आपको ईवीएम से ही करना होगा, तो क्या अब बंगाल और में चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव होगा, दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा आगे? नहीं, ये जो आपने कहा शंभू जी कि चुनाव ईवीएम के अलावे नहीं हो सकता है, बहुत दिनों से हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं अभी साथ में, भानु प्रताप सिंह जी, और एक पूरी की पूरी एक ईवीएम विरोधी एक संगठन भी है, और कई लोग हैं जो बिहार चुनाव के बाद तो अब और ये कन्विंस्ड हो गए हैं कि ईवीएम के होते हुए चुनाव के जो परिणाम होंगे वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगी, या जो वो चाहते हैं वही हो। तो ईवीएम के विरुद्ध एक माहौल है। और ये मैं सुन रहा था पिछले कुछ दिनों में, भानु जी बोल रहे थे और उन्होंने सही सवाल उठाया कि राजनीतिक दल क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। प्रश्न शंभू जी ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक जागरूक नागरिक के रूप में हम में से कई साथी जो कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं और दूसरे जगहों पर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से ईवीएम के साथ संभव नहीं है और इसके विकल्प में पुनः बैलेट पेपर पर जाना चाहिए। और बैलेट पेपर जो है वो एकमात्र ऐसा साधन है जिसका पुनः आप गिनती कर सकते हैं, जिसका आप बार बार जिसके बारे में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके बनाने वाले देश जो हैं, जो चिप बन के आती है जापान से, वो खुद नहीं इस्तेमाल करता है। पूरे दुनिया के जो अच्छे और नामी डेमोक्रेसीज हैं वहां नहीं इस्तेमाल होती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक बड़ा एक संविधान को समाप्त करने के दिशा में एक प्रयास है। और अब 26 नवंबर आने को है, संविधान बचाओ का नारा होगा। मैं समझता हूँ संविधान बचाओ के साथ साथ ईवीएम हटाओ ये नारा भी बुलंद करना होगा, तब हमारे वोट का अधिकार बच पाएगा। तो बंगाल और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, राजनीतिक दलों को, उनको इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए। शंभू जी। भानु प्रताप जी, आप वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुहर है ईवीएम पर। सुब्रमण्यम स्वामी, जब बीजेपी हारी थी बैक टू बैक 2 चुनाव, सुब्रमण्यम स्वामी और बीएल नरसिम्हा गए थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ईवीएम पर मुहर है। क्या कोई विकल्प बचता है? और देखिए, दुर्भाग्य हमारा यही है, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि ईवीएम जैसे एक विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को तो ये चाहिए था कि अगर एक भी व्यक्ति सवाल उस पर उठा रहा है, और खुद जो सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस की आपने बात करी 2013 का जो है वो 8 अक्टूबर का, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से पैरा 9 में ये सारी चीजें की गई हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन में भी थी कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। ये मान भी रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रही है, और फिर उसके साथ में वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही किसी बात पर मोहर लगा देती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है और देश के वाकई में हित में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अंतिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होना चाहिए इस लोकतंत्र में देश की जनता ही सर्वोपरि है। देश की जनता से, देश के संविधान से
कोई भी ऊपर नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट है। और इसीलिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है सड़क पर। मेरे से बार बार लोग पूछते हैं कि आप वकील हैं, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप यहां क्यों आवाज उठा रहे हैं? लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ईवीएम पे मोहर लगा दी है और ईवीएम से संबंधित कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। और सड़क ही केवल एकमात्र रास्ता बचता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी संवैधानिक संस्थाएं गुलाम की तरह काम करने लगे, कोर्ट भी सरकार के इशारे पर या सरकार के हित में ही सारे फैसले देने लगे, उसी के हिसाब से काम करने लगे, तो फिर सड़क के अलावा, सड़क पर जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। हम इसीलिए लगातार ये आंदोलन का रास्ता हम लोगों ने अपनाया, क्यों? हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट की जो हकीकत है वो मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट मोहर जरूर लगाई है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। क्या हकीकत है चंद्र भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट की? आप तो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, हकीकत तो आपके पिताजी जज रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत भी किया, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, आपके पास तो लीगल बैकग्राउंड है। शंभू जी, आप सारी चीजें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मसला है, मतलब ईवीएम जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट को केवल एक ही चीज काफी है, किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। और वो ये आर्गुमेंट है, और ये आर्गुमेंट हुए भी होंगे उनके सामने, कि जिस देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ईवीएम किस तरह से काम करती है इसको नहीं जानते, नहीं समझते। और जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला 2013 में केस डिसाइड हुआ था, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट यही लैंग्वेज थी कि ईवीएम में बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने वोट डाल दिया या आपका वोट जो है पड़ गया, और जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को आपने वोट डाला है, आपका वोट उसी को गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो आपने आगे जो जजमेंट पे ही कहती है कि इससे ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है केवल वही जान सकते हैं कि ईवीएम किस तरह से काम करती है। इतने बड़े देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि ऐसे सवाल खड़े ही क्यों होने चाहिए? अगर ये खड़े हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करने की, लोकतंत्र की रक्षा करने की, और उसे कहना चाहिए कि भाई ऐसा माध्यम अपनाया जाना चाहिए वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, जो सब किसी को समझ में आता हो, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आता हो। और वो बैलेट पेपर से अलावा कोई और माध्यम हो नहीं सकता। जब दुनिया के सारे देश, अभी अमेरिका के चुनाव हुआ, अभी आपने चर्चा भी उसकी की, जब वहां पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, वहां पर जो चुनाव हो रहा है वो बैलेट पेपर से हो रहा है, हफ्तों तक गिनती चल रही है, तो क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता? वो तो हमसे ज्यादा कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं हमसे ज्यादा हर चीज में वो आगे हैं। तो जब वहां हो सकता है, ईवीएम उन्होंने बनाई लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, हम क्यों करते हैं? यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि बीजेपी बिना ईवीएम के चुनाव जीत नहीं सकती, और बीजेपी ने जिस तरह से कोर्ट को भी मैनेज किया है और कोर्ट ने जिस तरह से उस पर ठप्पा लगाया है, तो बीजेपी अपने आप को समझ रही है कि अब तो कोई कहने वाला है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, तुम जो चाहो करो और ईवीएम को बरकरार रखो। बिहार का चुनाव आपके सामने है, जिस प्रधानमंत्री की तमाम 13 रैलियों में मिलके इतने लोग नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा एक एक रैली में तेजस्वी यादव की मीटिंग में लोग थे, और वो लोग किराए के नहीं थे, वो भाजपा की तरह 300 या 500 रुपए लेकर ढोकर लाए गए लोग नहीं थे। वो सब अपनी मर्जी से आए थे, अपनी इच्छा से आए थे। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, बिहार में बदलाव करना चाहते थे। वो लोग थे जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के सारे बंधनों को तोड़कर यूथ जो था बिहार का, वो उसमें शामिल था, वो लोग थे। तो ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद भी ईवीएम बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर से ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है, या सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो सही है, उसकी नजर में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ईवीएम गलत है और ईवीएम से सही चुनाव संभव नहीं है, बेईमानी होती है, बीजेपी करती रही है। और एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर मोहर लगा के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उस बेईमानी को संरक्षण भी दे रही है। बहुत सीधी सी बात है। इसलिए हम सड़क का रास्ता हमने अपनाया, और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से पूरे देश में लोग ईवीएम के मसले पर साथ आ रहे हैं, सारी चीजों को तोड़कर छोड़कर साथ में आ रहे हैं, हमें पक्का विश्वास है कि जन आंदोलन बनेगा। और हम लोगों ने तय किया है कि केवल ये नहीं, बाकी और जो मुद्दे भी हैं सारे के सारे जो जनता से जुड़े हैं, जिनको सरकार नहीं उठा रही, उन सबको लेके देश भर में आंदोलन हम 26 से शुरू करने जा रहे हैं।
और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ईवीएम हटेगी तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। आपने सही कहा कि जो बंगाल में चुनाव होने वाला है, हम तो ममता बहन जी से, ममता दीदी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, वो सरकार में है, बहुत बड़ी ताकत में है, वो अगर चाहेंगी, वो अगर ये स्टैंड ले लेंगे कि मैं अपने प्रदेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने दूंगी, तो मैं समझता हूं इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और पूरा देश उनके साथ में खड़ा होगा और ये ईवीएम खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं कह सकते कि वो क्या उनका स्टैंड रहेगा, पर हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और इसके विरोध में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि जनता धीरे धीरे अब समझ रही है और लोग सड़क पर साथ में आ रहे हैं। सूरज जी, लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई। 100% सही है आपकी बात। निश्चित रूप से ईवीएम को जो है कांग्रेस लेकर आई, लेकिन कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि चलिए किसी वजह से तुम उस समय लेकर आए, पर आज जो ईवीएम ने जिस तरह से पूरी धांधली कर रखी है और बीजेपी जिसका पूरा फायदा उठा रही है, तो देश के हित में, जनता के हित में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सामने आना चाहिए। पर दुर्भाग्य से वो कांग्रेस अभी सामने नहीं आ रही है। पर मैं तो यही कहूंगा और हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी सामने आए ना आए, हम लोगों को जनता के बीच में जाके जनता को जगाकर जन आंदोलन खड़ा करना है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए कोई भी विकल्प छोड़ना नहीं है, सिवाय इसके कि वो हार के थक के हमारे साथ इस आंदोलन में ईवीएम के में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलें। नहीं सूरज मंडल जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस लेकर आई थी ईवीएम, कांग्रेस क्यों जाएगी इसके खिलाफ? नहीं, भानु प्रताप सिंह जी ने सही कहा कि जो कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प है नहीं। कांग्रेस पार्टी को अब हम लोगों के साथ, और जो आगामी 26 नवंबर की बात भानु प्रताप सिंह जी ने कही, 26 नवंबर संविधान दिवस है, देश में कई समस्याएं हैं। मैं शंभू जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, तमाम आंदोलन जो हुए हैं, बड़े से बड़े स्तर पर लोग जमा हुए, इतना बड़ा आंदोलन सीए के विरुद्ध, जो नागरिकता कानून के विरुद्ध, उसके बाद जो चुनावों में, चाहे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे जिसमें बहन जी मायावती जी और अखिलेश जी साथ थे, उन चुनावों के बाद, उन चुनाव की सभाओं में जो भीड़ थी, उसके बाद इनके सभा में भीड़ नहीं। ये साइलेंट वोटर कहाँ से आते हैं? ये कौन इनको वोट दे जाता है? जो किसान भी इनसे परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्रों पर इनका जुल्म चल रहा है। और ऐसे समय में जब इस प्रदेश में, बिहार के प्रदेश के हजारों मजदूर पैदल चलकर वापस बिहार आए थे, और तब ऐसी परिस्थिति में उस पार्टी का चुनाव जितना जो मजदूरों को बाध्य किया था ऐसे परिस्थिति में वापस जाने के लिए, जिनके कई लोगों की मृत्यु हो गई रास्ते में, वहां पर अगर भाजपा जीतती है, उनकी सीटें बढ़ती हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं है। इस चुनाव में धांधली हुई है। और मैं भानु प्रताप सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 26 नवंबर को देश के लोगों को संविधान हाथ में रखकर अपने अपने जगहों पर, दिल्ली में भी कई सारी कार्यक्रम हैं, एक कार्यक्रम अंबेडकर भवन से लेकर जंतर मंतर तक भी है 11 बजे 26 तारीख को, और भी कार्यक्रम होंगे। मैं आह्वान करता हूं कि हम में से जो जहां भी संभव हो, और अगर आप अपने घर पर भी हैं, अपने गांव में हैं, तो 11 व्यक्ति ही अगर आपके साथ हैं, तो संविधान के प्रति लेकर 1 किलोमीटर चलिए और बताइए इस देश के लोगों को कि हम निजीकरण के विरुद्ध हैं, हम जिस तरह से न्यायपालिका में बेईमानी हो रही है उसके विरुद्ध हैं, जिस तरह से किसानों के विरुद्ध ये कानून पास हुआ है उसके विरुद्ध हैं, हम जो है जो देश की धर्म निरपेक्षता के साथ बराबर सवाल खड़ा किया जा रहा है। रोज एक फेक न्यूज फैलाकर पाकिस्तान से हम युद्ध कर रहे हैं और वहां क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। इस देश में विभाजन की स्थिति आ रही है, और जो तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं, उनके हितों को रौंदा जा रहा है। वे सब निकले अपने अपने घरों से संविधान की प्रति लेकर 26 तारीख को, और सबसे अहम लड़ाई ईवीएम के विरुद्ध है। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो आप भानु प्रताप जी, क्या चुनाव आयोग हो, इसकी विश्वसनीयता भी आप लोग की नजरों में नहीं है? ये खतरे में है? कोई उम्मीद नहीं है कहीं से? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही? नहीं, देखिए, कोर्ट से उम्मीद निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन कहीं कोई हालात तो दिख नहीं रहे हैं। आप इस समय में जो आप देख रहे हैं,
एक भी कोई मुकदमा इस तरह का नहीं है जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट से कोई निष्पक्ष फैसला आ सकता है, कोई जनता के हित में फैसला आ सकता है। तो निश्चित रूप से विश्वास कोर्ट का जो है कम से कम मुझे तो नहीं है। मैं तो बार बार हर मंच से ये बात कहता हूं और अपने अनुभव के बाद में कहता हूं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन तो चापलूस है, दलाल है, गुलाम है, गुलाम की तरह काम कर रहा है। मुझे कुछ भी इस बात को कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ईवीएम का जो मसला है शंभू जी, वो एक संवैधानिक ऐसा मसला है कि इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, जो इसमें 1961 का है, जिसमें संशोधन करके बैलेट पेपर की जगह ईवीएम लाया गया कांग्रेस द्वारा, ये इसी में संशोधन किया जाएगा और इसमें संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाया जाएगा। ये काम सरकार का है। और आप सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, सब लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई भाजपा सरकार क्यों लाएगी? निश्चित रूप से वो नहीं लाएगी, लेकिन जब पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी, जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार झुकने के बाद, दबाव में आने के बाद ही, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तभी वो संशोधन करेगी जन प्रतिनिधित्व कानून में, और तभी ईवीएम हट के बैलेट पेपर आएगा। हमें इसी के लिए काम करना है। दो ही रास्ते हैं, या तो कोर्ट करे इस बात को, अगर कोर्ट का आदेश होगा तो निश्चित रूप से सरकार करेगी, लेकिन कोर्ट से आदेश मिलना नहीं है। जब ईवीएम पे वो सुनने को तैयार नहीं है, तो बाकी और सारी चीजें कहाँ मायने रखती हैं? है नहीं है। और इसी क्या लग रहा है, जन आंदोलन से ही दबाव पड़ेगा और उसी से हटेगी ये सब। सूरज मंडल जी, क्या लग रहा है, लोग निकलेंगे सड़कों पर? लोग, मुझे लगता है कि एक डर है, एक भय है, लोगों को जेल में जाने का डर सताया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। क्या लगता है कि हम लोग लगभग अब देख चुके हैं शंभू जी, हम लोग देख चुके हैं कि सीए के विरुद्ध जो तमाम लोग सड़कों पे आए थे, इस तरह से जो नागरिकता कानून या जो अभी किसानों के मसले पर, और हम लोग जो रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर के विरुद्ध सड़कों पर भारत बंद का जो कॉल दिया था, भानु जी भी साथ थे हमारे, तो ये सब मिलकर हम लोगों ने सामाजिक जो संगठने हैं, जो सामाजिक रूप से एक्टिव लोग हैं, उन्होंने कॉल दिया था। लोग निकलेंगे शंभू जी, और इसका प्रदर्शन होगा जब आने वाले 26 नवंबर को अगर अपने अपने सोशल मीडिया में वो पोस्ट करें, संविधान की शपथ लें, संविधान को कसम खाएं, तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि लोग निकल रहे हैं। और एक चीज मैं खास बात करना चाहूंगा, इसमें सबसे चिंता का विषय क्या है? लोग में बहुत दम है, और लोग जो है भारत के लोग, और जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, उसमें जो समझ है वो एक बड़ी समझ है। लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय है कि जो राजनीतिक दल जिन पर कुठाराघात हो रहा है, भानु प्रताप सिंह जी ने एक वीडियो में अभी कहा था कि बिहार के जो लोग चुनाव में जीते हुए थे, जिनके 20-25 जो सीटें बेईमानी से दूसरे को जिता कर दिया गया, वे लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको क्या समझे? जो डर है, जो भय है, उन लोगों में है जो राजनीतिक रूप से आज आगे हैं, लेकिन जिनके आसपास इतनी सारी दिक्कतें हैं कि जिनको भय सताता है कि वो उन दिक्कतों के कारण कहीं किसी प्रकार के मुश्किल में न पड़ जाए, तो शायद इस डर की वजह से वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आज भी मैं आपके माध्यम से तेजस्वी जी से आह्वान करूंगा कि 26 नवंबर को वो स्वयं निकले सड़क पर और बताएं लोगों को कि बिहार के चुनाव में बेईमानी है, और बिहार में जो सरकार है वो बेईमानों की सरकार है, वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जनादेश को अगवा किया हुआ सरकार है। और इस सरकार में जो सीटें हैं जहां पर जो बेईमानी हुई है, वहां पुनः जो काउंटिंग करके और वहां के रिजल्ट्स को फिर से चुनाव आयोग घोषित करे, तो ये सरकार 1 मिनट में गिर जाएगी। 26 नवंबर को क्या प्रोग्राम है आप लोग का? क्या आप लोग प्रोग्राम है? 26 नवंबर को जो अभी 2-3 जगह से जो सूचनाएं आई हैं, वो कई जगह तो ये होता है, सेमिनार्स वगैरह होता है, लेकिन नई दिल्ली का एक हमें सूचना है कि अंबेडकर भवन से लेकर
और जंतर मंतर तक एक मार्च 11 बजे निकलेगा, जिसमें संविधान को लेकर, संविधान की एक बड़ी तस्वीर या जो कहना चाहिए उसका मॉडल को लेकर लोग जाएंगे। तो जब मुझे ये निमंत्रण आया तो हम में से कई साथी ने यह महसूस किया कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत के हर एक जगहों पर, हर एक छोटे बड़े शहरों में, गांव में जो हमारे लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं और जो संविधान के प्रति आस्था रखने वाले तमाम लोग हैं, वो 26 नवंबर को 1 किलोमीटर का मार्च करें, अपने हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर। नहीं प्रति है तो कम से कम तख्ती पर लिखकर वी द पीपल और भारत का संविधान, ऐसा लिखकर हम लोग एक मार्च निकालें और हम लोग जो ये इस सरकार में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनका विरोध भी उसी माध्यम से करें। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी गड़बड़ी जो अभी निजीकरण के नाम पर लूट हो रही है, और दूसरा जो ईवीएम के नाम पर हमारे मताधिकार को अगवा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की आपकी क्या रणनीति रहेगी? पिछले साल भी आपने कैंपेन चलाया था। जी नहीं, देखिए हमारा जो है 26 तारीख को हमने जो कॉल दी हुई है, हम 26 तारीख से इस सरकार के विरोध में, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 26 तारीख से हमारी शुरुआत है और 26 तारीख को जो हम कर रहे हैं वो जंतर मंतर पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हम 2 बजे से हमारा कार्यक्रम है और हमने जो मुद्दे लिए, मैं आपको वो सारे मुद्दे आपको पढ़ के सुनाता हूं। 22 मुद्दे हैं जिनको लेकर 26 तारीख से लगातार कार्यक्रम पूरे देश में हमारा चलेगा। हर गांव, शहर, हर प्रदेश में जहां तक भी जा सकते हैं वहां जाने की कोशिश करेंगे हम। उसमें सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम बंद हो, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा भंग होकर दोबारा बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव हो। नंबर 2, सीएए, एनपीआर, एनआरसी, यूएपीए, एनएसए, गुंडा एक्ट और यूपी में यूपीएसएसएफ जो बना है, इन सबको खत्म किया जाए। तीसरा है शिक्षा को लेकर जो है, जो शिक्षा की हालत करती है, यह हमारा मुद्दा है। चौथा है बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां। जिस तरह से मतलब तकरीबन पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा पद, स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। सरकार अगर चाहे तो उनको भर सकती है, लेकिन भर नहीं रही है, लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती। 5वां, कोरोना के समय में जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत हो गई, सबने देखा, तो स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को अच्छी उपलब्ध हो, ये हमारा मुद्दा है। और जिस तरह से इसने बेड़ा गर्क किया है मोदी सरकार ने, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, रेलवे, कोयला खदानों सबको जो बेच रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनको जो बेच रही है, अपने यारों के हाथ में बेच रही है। फिर इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिमों पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, फिर इनका जो सरकारी सेवाओं में और गैर सरकारी क्षेत्र में समुचित न्यायोचित प्रतिनिधित्व हो, ये हमारा मुद्दा है। आदिवासियों के जल जीवन जंगल का मुद्दा है। जो किसान हैं और किसान विरोधी जो बिल्स इस सरकार ने 3 लाई है पिछले दरवाजे से, ये हमारा मुद्दा है। श्रमिक कानूनों को जो खत्म किया गया है, ये मुद्दा है। और इसके अलावा जो सरकार ये ठेका प्रथा है, ये खत्म हो। 2004 में जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन खत्म की गई। आप देखिए कि एक एमएलए है, एमपी 1 दिन भी रहता है वो तो जीवन भर पेंशन पाता है। अगर 3-4 बार जीत के आता तो 3-4 बार की उसको पेंशन मिलती है। और सरकारी अधिकारी कर्मचारी 35 साल सेवा करता है तो उसकी पेंशन इन्होंने 2004 में खत्म कर दी। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो भीमा कोरे गांव में कितने ही निर्दोष लोगों को, चाहे आनंद तेल तुमड़े साहब हों, चाहे गौतम नौलखा साहब हों, वरवरा राव हों, और अभी आप देखिए कि 83 साल के जिनको पार्किंसन का जो बीमारी है, हाथ पैर कांपते हैं, स्टैन स्वामी जी को जो है उनको भी गिरफ्तार किया। इस तरह से जो इसमें सुधा भारद्वाज जी हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, बेगुनाह लोगों को फंसाया गया, ये मुकदमे खत्म हो, इनको छोड़ा जाए। और साथ में दिल्ली दंगों में जिनको फंसाया जा रहा है, 2 अप्रैल के जो मुकदमे 2 अप्रैल के आंदोलन में कायम किए गए, ये सब हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा पर्यावरण और प्रदूषण, ओआरओपी और सैनिकों के साथ में जो भेदभाव इस सरकार ने किया है और जो उनके साथ में धोखा किया है, ये भी मुद्दा है। जो अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उसको भी, जो उनकी समस्या है उसको भी सुना जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा जो बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया है और पूरा दिवाला निकाल के रखा है, देश की आर्थिक स्थिति को पूरे रसातल में पहुंचा दिया मोदी सरकार ने, ये हमारा मुद्दा है। कोरोना महामारी के समय में जिस तरह से सरकार ने लूट मचाई है,
जो वेंटिलेटर हैं या और ऑक्सीमीटर वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, पीपी किट वगैरह, इनमें जो घोटाले हुए हैं और जिस तरह से बर्बाद कर दिया है पूरे देश को, और इस बर्बादी के लिए जिस तरह पीएम केयर फंड के नाम से रिश्वत लेने का एक नया जो प्लेटफॉर्म खोला गया, एक अकाउंट खोला गया है, ये जो पीएम केयर फंड, ये सब हमारे मुद्दे हैं। और साथ में जो भारत की विदेश नीति इस समय चल रही है, और उस विदेश नीति से जिस तरह से पूरे देश मतलब पूरी दुनिया में भारत अलग थलग पड़ गया है। पड़ोसी देश जो कल तक हमारे साथ में थे, आज हमारे साथ में नहीं है, चाइना के साथ में जा रहे हैं। चाइना चारों तरफ से हमें घेर रहा है। चीन का नाम तक लेने में प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका की जो बदतर हालत हो गई है, और आरटीआई को जिस तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है, ये हमारे 22 मुद्दे हैं जिनको लेकर जी शुक्रिया। मैं सबसे टॉप पर हमारा मुद्दा है। शुक्रिया भानु प्रताप। इसको लेकर 26 तारीख को जंतर मंतर पर 2 बजे से हम लोग 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं देश के भिन्न भिन्न भागों से लोगों के जिस तरह से फोन आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है लोग आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, पश्चिम बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, कुछ साथी बिहार से भी आ रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तो है ही, तो जगह जगह से लोगों के आने की उम्मीद है। पर जैसा भी हो, हमारी शुरुआत है और इस आंदोलन को हम ले जाते हुए आपको बता देना चाह रहे हैं शंभू जी कि आगे हम करेंगे। अगले साल पूरी इस दिल्ली को पूरे देश से चल के आंदोलन आएगा और इस दिल्ली को घेरेंगे, चारों तरफ से जाम करेंगे। जन आंदोलन निश्चित रूप से हम लोग खड़ा करेंगे और लोगों का समर्थन उसमें लगातार हमें मिल रहा है। इस सरकार को बर्दाश्त करेंगे नहीं किसी कीमत पर भी। ईवीएम तो हटेगा ही हटेगा, सरकार भी हटेगी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी शुक्रिया। और ये 2 लोग मेहमान थे हमारे साथ, डॉक्टर सूरज मंडल और भानु प्रताप जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी टीवी अखबार की औकात नहीं है कि इन दोनों लोगों को पैनल के रूप में बैठाए। मुझे लगता है इस देश के तमाम दलों को, खासकर जो बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं, उनको ऐसे स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।